नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में MST 11 हिंदी कहानी की जो श्रृंखला हमने शुरू की थी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए तीसरी कहानी लेने जा रहे हैं। मैं अपने श्रोताओं से, छात्रों से सबसे पहले बहुत बहुत क्षमा मांगना चाहूँगी। मेरे कुछ शारीरिक अस्वस्थता के कारण मैं वीडियो बनाने में असक्षम रही, परंतु हमेशा की तरह मैं हमेशा जब भी मुझे मौका मिले, समय मिले, मैं कुछ न कुछ बना के आप लोग के लिए तैयार करूं। ऐसी इच्छा हमेशा बनी रही और उसी इच्छा के फलस्वरूप आज की यह वीडियो तीसरी कहानी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कहानी को शुरू करने से पहले, पढ़ने से पहले, इस कहानी के कथाकार हिंदी साहित्य के एक महान कहानीकार माने जाने वाले गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में कुछ कहना चाहूँगी, ताकि इस कहानी को पढ़ने में, को समझने में आपके लिए एक पृष्ठभूमि तैयार हो सके। गजानन माधव मुक्तिबोध को हम एक जनवादी कहानीकार के रूप में जानते हैं। अपनी कहानियों द्वारा जनवादी चेतना को आवेग और रफ्तार प्रदान करना उनकी एक मुख्य विशेषता रही है। अपने समय की भयानक सच्चाई या तत्कालीन यथार्थ की अभिव्यक्ति हो, मानो उनका एक व्यवहार सा बन गया हो। उन्हीं की इसी विशेषता का एक उदाहरण हम इस कहानी क्लॉड ईथरली में भी देखेंगे, जो वास्तविक जीवन के अनुभव तथा मानवीय मूल्यों के मार्मिक आकलन के साथ साथ अणुयुद्ध की भीषणता को भी उजागर करती है। क्लॉड ईथरली उसी विमान चालक का नाम है जिन्होंने हिरोशिमा पर अणुबम गिराया था। इस कहानी को पढ़ते समय आप कहानीकार के लेखन कला को भी अनुभव करते चलेंगे। फैंटेसी जैसे कल्पना से भरी हुई दुनिया का अनुभव करते चलेंगे। चलिए देर न करते हुए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है क्लॉड ईथरली। पीली धूप से चमकती हुई ऊंची भीत, जिसके नीले फ्रेम में कांच वाले रोशनदान दूर सड़क से दिखते हैं। मैं सड़क पार कर लेता हूँ। जंगली, बेमहक लेकिन खूबसूरत विदेशी फूलों के नीचे ठहर सा जाता हूँ कि जो फूल भीत के पास वाले अहाते की आदमकद दीवार के ऊपर फैल सड़क के बाजू पर बाहें बिछाकर झुक गए हैं। पता नहीं कैसे, किस साहस से व क्यों उसी अहाते के पास बिजली का ऊंचा खंभा, जो 5-6 दिशाओं में जाने वाली सूनी सड़कों पर तारों की सीधी लकीरें भेज रहा है, मुझे दिखता है और एकाएक ख्याल आता है कि 2 मंजिला मकानों पर चढ़ने की एक ऊंची निशानी उसी से टिकी हुई है। शायद ऐसे मकानों की लम तड़ंग भीतों की रचना अभी भी पुराने ढंग से होती है। सहज जिज्ञासावश देखे कहाँ क्या होता है। दृश्य कोण से दिखाई देता है। मैं उस निशानी पर चढ़ जाता हूँ और सामने वाली पीली ऊंची भीत के नीली फ्रेम वाले रोशनदान में से मेरी निगाहें पार कर निकल जाती हैं। मैं स्तब्ध हो उठता हूँ। छत से टंगे ढिलाई से गोल गोल घूमते पंखे के नीचे 2 पीली स्फटिक सी तेज आंखें, लंबी सलवटों भरा
तंग मोतिया चेहरा है जो ठीक उन्हीं ऊंचे रोशनदानों में से भीतर से बाहर पार जाने के लिए ही मानो अपनी दृष्टि केंद्रित कर रहा है। आंखों से आंखें लड़ पड़ती हैं, ध्यान से एक दूसरे की ओर देखती है, स्तब्ध, एकाग्र, आश्चर्य। सांसें के 7 शब्द निकले। ऐसी ही कोई आवाज उसने भी की होगी। चेहरा बुरा नहीं है, अच्छा है, भला आदमी मालूम होता है। पैंट पर शर्ट ढीली पड़ गई है, लेकिन यह क्या। मैं नीचे उतर पड़ता हूँ, चुपचाप रास्ता चलने लगता हूँ। कम से कम 2 फलांग दूरी पर एक आदमी मिलता है, सिर्फ एक आदमी। इतनी बड़ी सड़क होने पर भी लोग नहीं, क्यों नहीं? पूछने पर वह शख्स कहता है, शहर तो इस पार है, उस और है। वहीं कहीं इस सड़क पर बिल्डिंग का पिछवाड़ा हो पड़ता है, देखते नहीं हो? मैंने उसका चेहरा देखा ध्यान से। बाईं और दाहिनी भौहें नाक के शुरू पर मिल गई थी। खुरदरा चेहरा पंजाबी कहला सकता था। पूरा जिस्म लचकदार था। वह निसंदेह जनाना आदमी होने की संभावना रखता है। नारी तुल्य पुरुष जिनका विकास किशोर काल में ही रुक जाता है, यह विशेषज्ञों का विषय है। इतने में मैंने उससे स्वाभाविक रूप से अति सहज बनकर पूछा, यह पीली बिल्डिंग कौन सी है? उसने मुझ पर अविश्वास करते हुए कहा, जानते नहीं हो, यह पागल खाना है, प्रसिद्ध पागल खाना। अच्छा, का एक लहरदार डैश लगाकर मैं चुप हो गया और नीची निगाह किए आगे चलने लगा। और फिर हम दोनों के बीच दूरियां चौड़ी होकर गोल होने लगी। हमारे साथ हमारे सिफर भी चलने लगे। अपने अपने शून्यों की खिड़कियां खोलकर मैंने हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा कि आपस में बात कर सकते हैं या नहीं। कि इतने में उसने मुझसे पूछा, आप क्या काम करते हैं? मैंने झेप कर कहा, मैं उठाई गिरा समझिए। समझे क्यों? जो है सो बताइए। पता नहीं क्यों, मैं बहुत ईमानदारी की जिंदगी जीता हूँ, झूठ नहीं बोल सकता, परस्ती को नहीं देखता, रिश्वत नहीं लेता, भ्रष्टाचारी नहीं हूँ, दगा या फरेब नहीं करता। अलबत्ता कर्ज मुझ पर जरूर है जो मैं चुका नहीं पाता। फिर भी कमाई की एक रकम कर्ज में ही जाती है। इस पर भी मैं सोचता हूँ कि बुनियादी तौर पर से बेईमान हूँ। इसीलिए मैंने अपने को पुलिस की जुबान में उठाई गिरा कहा, मैं लेखक, अब बताइए आप क्या हैं? वह सिर्फ हंस दिया, कहा कुछ नहीं। कहा कुछ नहीं, वह सिर्फ हंस दिया, कहा कुछ नहीं। जरा देर से उसका मुंह खुला। उसने कहा, मैं CID हूँ। एकदम दबकर मैंने उससे शेक हैंड किया। दिल में भीतर से किसी ने कचोट लिया। हाल ही में मैं निसैनी पर चढ़कर मैंने उस रोशनदान में से एक आदमी की सूरत देखी थी। वह चोरी नहीं तो क्या थी? संदिग्ध अवस्था में उस साले ने मुझे देख लिया। बड़ी अच्छी बात है, मुझे भी इस धंधे में दिलचस्पी है। हम लेखकों का पेशा इससे कुछ मिलता जुलता है। इतने में भीमाकार पत्थरों की विक्टोरियन बिल्डिंगों के दृश्य दूर से झलकने लगे थे। हम खड़े हो गए। एक बड़े से पेड़ के नीचे पान की दुकान थी। वहाँ एक सिलेटी रंग की औरत मिस्सी और काजल लगाए बैठी हुई थी। मेरे मुंह से अचानक निकल पड़ा, तो यहाँ भी पान की दुकान है? मैंने सिर्फ इतना ही कहा, हाँ यहाँ भी। और मैं उन अधनई विलायती औरतों की तस्वीरें देखने लगा जो उस दुकान की शौकत को बढ़ा रही थी। दुकान में आईना लगा था, लहरें थी धुंधली पीछे के मसाले के दोष से। ज्यों ही उसमें मैं अपना मुंह देखता, बिगड़ा नजर आ। कभी लंबा तो कभी चौड़ा, कभी नाक एकदम छोटी तो कभी एकदम लंबी और मोटी। मन में बड़ी वितृष्णा भी उठी। रास्ता लंबा था, सूनी दोपहर, कपड़े पसीने से भीतर चिपचिपा रहे थे। पर ऐसे मौके पर 2 बातें करने वाला आदमी मिल जाना समय
और रास्ता कटने का साधन होता है। हम दोनों ने अपने अपने और एक दूसरे के चेहरे देखे। दोनों खराब नजर आए, दोनों रूप बदलने लगे, दोनों हंस पड़े और यही मजाक चलता रहा। उससे वह औरत भी छेड़छाड़ करती रही। इतने में 4-5 आदमी और आ गए, उसी तरह बेमानी, गरम और उकताने वाले, जैसे टीन की तपती हुई चद्दर या लोहे के डंडे। वे सब घेरे खड़े रहे। चुपचाप उन सब में कुछ बातें होती रही। मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। उनकी आवाजें सिर पर से निकल जाती थी। मैंने गौर नहीं किया। मैं इन सब बातों से दूर रहता हूँ। जो सुनाई दिया उससे यह जाहिर हुआ कि वे या तो निचले तबके में पुलिस के इन्फॉर्मर्स हैं या ऐसे ही कुछ। पान खाकर हम लोग आगे बढ़े। पता नहीं क्यों मुझे अपने अजनबी साथी के जनानेपन में कोई ईश्वरीय अर्थ दिखाई दिया। जो आदमी आत्मा की आवाज दाब देता है, विवेक चेतना को अटाले में डाल देता है, उसे क्या कहा जाए। वैसे वह शख्स भला मालूम होता था। फिर क्या कारण है कि उसने यह पेशा अख्तियार किया? साहस? हाँ, कुछ साहसिक लोग पत्रकार या गुप्तचर या ऐसे ही कुछ हो जाते हैं, अपनी आंखों में महत्वपूर्ण बनने के लिए, अस्तित्व की तीखी संवेदनाएं अनुभव करने और करते रहने के लिए। लेकिन प्रश्न यह है कि वे वैसा क्यों करते हैं? किसी भीतरी न्यूनता के भाव पर विजय प्राप्त करने को यह एक तीसरा भी हो सकता है। फिर भी उसके दूसरे रास्ते भी हो सकते। यही पेशा क्यों? इसलिए उसमें पेट और प्रवृत्ति का समन्वय है। जो हो, इस शख्स का जनानापन खास मानी रखता है। हमने वह रास्ता पार कर लिया और अब हम फिर से फैशनेबल रास्ते पर आ गए, जिसे दोनों ओर यूकेलिप्टस के पेड़ कतार बांधे खड़े थे। मैंने पूछा, यह रास्ता कहाँ जाता है? उसने कहा, पागलखाने की ओर। मैं जाने क्यों सन्नाटे में आ गया। विषय बदलने के लिए मैंने कहा, तुम यह धंधा कब से कर रहे हो? उसने मेरी तरफ इस तरफ देखा मानो यह सवाल उसे नागवार गुजरा हो। मैं कुछ नहीं बोला, चुपचाप चलता रहा। लगभग 5 मिनट बाद जब हम उस भैरों के लिए गेरुए सुनहली पन्नी जड़े पत्थर तक पहुंच गए, जो इन अत्याधुनिक मोहल्ले में एक तार के खंभे के पास श्रद्धापूर्वक स्थापित किया गया था, उसने कहा, मेरा किस्सा मुख्तार यूं है। लाज शर्म दिखावे की चीजें हैं। तुम मेरे दोस्त हो इसलिए कह रहा हूँ। मैं एक बहुत बड़े करोड़पति सेठ का लड़का हूँ। उनके घर में जो काम करने वालियाँ हुआ करती थी, उनमें से एक मेरी माँ है, जो अभी भी वही है। मैं घर से दूर पाला पोसा गया। मेरे पिता के खर्चे से माँ मिलने आती। उसी के बहाने से मैंने बमुश्किल तमाम मैट्रिक किया। फिर किसी सिफारिश से सीआईडी की ट्रेनिंग में चला गया। तब से यही काम कर रहा हूँ। बाद में पता चला कि वहाँ का खर्च भी वही सेठ देता रहा। उसका हाथ मुझ पर अभी तक है। तुम उठाए गिरे हो इसीलिए कहा। अरे वैसे तो तुम लेखक वेखक भी हो। बहुत से लेखक और पत्रकार इन्फॉर्मर्स हैं, तो इसलिए मैंने सोचा चलो अच्छा हुआ एक साथी मिल गया। उस आदमी में मेरी दिलचस्पी बहुत बढ़ गई। डर भी लगा, घृणा भी हुई। किस आदमी से पाला पड़ा। फिर भी उस अहाते पर चढ़कर मैं झांक चुका था, इसलिए एक अनदिखती जंजीर से बंध तो गया ही था। उस जनाने ने कहना जारी रखा, उस पागलखाने में कई ऐसे लोग डाल दिए गए हैं जो सचमुच आज की निगाह से बड़े पागल हैं, लेकिन उन्हें पागल कहने की इच्छा रखने के लिए आज की निगाह होना ज़रूरी है। मैंने उकताते हुए कहा, आज की निगाह से क्या मतलब? उसने भौहें समेट ली। मेरी आंखों में आंखें डालकर उसने कहना शुरू किया, जो आदमी आत्मा की आवाज़ कभी कभी सुन लिया करता है और उसे बयान करके उससे छुट्टी पा लेता है,
वह लेखक हो जाता है। आत्मा की आवाज़ जो लगातार सुनता है और कहता कुछ नहीं, वह भोला भाला सीधा साधा बेवकूफ़ है। जो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सुना करता है और वैसा करने लगता है, वह समाज विरोधी तत्वों में यूं ही शामिल हो जाया करता है। लेकिन जो आदमी आत्मा की आवाज़ ज़रूरत से ज़्यादा सुन करके हमेशा बेचैन रहा करता है और उस बेचैनी में भीतर के हुक्म का पालन करता है, वह निहायत पागल है। पुराने ज़माने में संत हो सकता था, आजकल उसे पागलखाने में डाल दिया जाता है। मुझे शक हुआ कि मैं किसी फैंटेसी में रह रहा हूँ। यह कोई ऐसा वैसा गुप्तचर नहीं है, या तो यह खुद पागल है या कोई पहुंचा हुआ आदमी। लेकिन वह पागल भी नहीं है, न वह पहुंचा हुआ, वह तो सिर्फ जनाना आदमी है। या वैज्ञानिक शब्दावली प्रयोग करूं तो यह कहना होगा कि वह है तो जवान पठा, लेकिन उसमें जो लचक है वह औरत के चलने की याद दिलाती है। मैंने उससे पूछा, तुमने कहीं ट्रेनिंग पाई है? सिर्फ तजुर्बे से सीखा है, मुझे इनाम भी मिला है। मैंने कहा, अच्छा। और मैं जिज्ञासा और कुतूहल से प्रेरित होकर उसकी अंधकार पूर्ण थाहों में डूबने का प्रयत्न करने लगा, किंतु उसने सिर्फ मुस्कुरा दिया। तब मुझे वह ऐसा लगा मानो वह अज्ञात साइंस के गणितिक सूत्र की अंक राशि को, जिसका मतलब तो कुछ जरूर होता है लेकिन समझ में नहीं आता। मन में विचारों की पंक्तियां बनती गई, पंक्तियों पर पंक्तियां। शायद उसे भी महसूस हुआ होगा। और जब दोनों के मन में 4-4 पंक्तियां बन गई कि इस बीच उसने कहा, तुम क्यों नहीं यह धंधा करते? मैं हतप्रभ हो गया। यह एक विलक्षण विचार था। मुझे मालूम था कि धंधा पैसों के लिए किया जाता है। आजकल बड़े बड़े शहरों के मामूली होटलों में जहाँ 10-5 आदमी तरह तरह की गप लड़ाते हुए बैठते हैं, उनकी बातें सुनकर अपना अंदाज जमाने के लिए कई भीतरी सूची भेद्य तम प्रवेशक आंखें भी सुनती बैठती रहती हैं। यह मैं सब जानता हूँ, खुद के तजुर्बे से बता सकता हूँ। लेकिन फिर भी उस आदमी की हिम्मत तो देखिए कि उसने कैसा पेचीदा सवाल किया। आज तक किसी आदमी ने मुझे इस तरह का सवाल न किया था। जरूर मुझ में ऐसा कुछ है कि जिसे मैं विशेष योग्यता कह सकता हूँ। मैंने अपने जीवन में जो शिक्षा और अशिक्षा प्राप्त की, स्कूलों कॉलेजों में जो विद्या और अविद्या उपलब्ध की, जो कौशल और अकौशल प्राप्त किया, उसने मुझे, मैं मानूं या न मानूं, भद्र वर्ग का ही अंग बना दिया। हाँ, मैं उस भद्र वर्ग का अंग हूँ कि जिसे अपनी भद्रता के निर्वाह के लिए अब आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। और यह भाव मन में जमा रहा है कि नाश सन्निकट है। संक्षेप में, मैं सचेत व्यक्ति हूँ, अति शिक्षित हूँ, अति संस्कृत हूँ। लेकिन चूंकि अपनी इस अति शिक्षा और अति संस्कृति के सौष्ठव को उद्घाटित करते रहने के लिए जो स्निग्ध प्रसन्न मुख चाहिए, वह न होने से मैं उठाई गिरा भी लगता हूँ अपने आप से। तो मेरी इस महक को पहचान उस अद्भुत व्यक्ति ने मेरे सामने जो प्रस्ताव रखा, उससे मैं अपने आप को एकदम सचेत हो उठा। क्या हर्ज है? इनकम का एक खासा जरिया यह भी तो हो सकता है। मैंने बात पलटकर उससे पूछा, तो हाँ, तुम उस पागल खाने की बात कर रहे थे, उसका क्या? मैंने गर्दन नीचे डाल दी। कानों में अविराम शब्द प्रवाह गतिमान हुआ। मैं सुनता गया। शायद वह उसके वक्तव्य की भूमिका रही होगी। इस बीच मैंने उससे टोककर पूछा, तो उसका नाम क्या है? क्लॉड ईथरली। क्या वह रोमन कैथोलिक है, आदिवासी ईसाई है? उसने नाराज होकर कहा। तो अब तक तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। मैंने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी एक एक बात दिल में उतर रही थी। फिर भी उसके चेहरे के भाव से पता चला कि उसे मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, क्लॉड ईथरली वह अमेरिकी विमान चालक है जिसने
हिरोशिमा पर बम गिराया था। मुझे आश्चर्य का एक धक्का लगा। या तो वह पागल है या मैंने उससे पूछा, तो इससे क्या होता है? अब उसने बहुत ही नाराज होकर कहा, अबे बेवकूफ, नेस्तानबूद हुए हिरोशिमा बदरंग और बदसूरत, उदास और गमगीन जिंदगी की सदारत करने वाले मेयर को वह हर माह चेक खींचता रहा, जिससे कि उन पैसों से दीनहीनों को सहायता तो पहुँचे ही, उसने जो भयानक पाप किया है वह भी कुछ कम हो। मैंने उसके चेहरे का अध्ययन करना शुरू किया। उसकी वे खुरदुरी घनी मोटी भौहें नाक के पास आ मिली थी। कड़े बालों की तेज रेजर से हजामत किया हुआ उसका वह हरा गोरा चेहरा, सीधी मोटी नाक और मजाकिया होंठ और गमगीन आंखें, जिस्म की जनाना लचक, डबल ठुड्डी जिसके बीच में हल्का सा गड्ढा। यह कौन शख्स है जो मुझसे इस तरह बात कर रहा है? लगा कि मैं सचमुच इस दुनिया में नहीं रह रहा हूँ, उससे कोई 200 मील ऊपर आ गया हूँ, जहाँ आकाश, चांद, तारे, सूरज सभी दिखाई देते हैं। रॉकेट उड़ रहे हैं, आते हैं, जाते हैं और पृथ्वी एक चौड़े नीले गोल जगत सी दिखाई दे रही है, जहाँ हम किसी एक देश के नहीं हैं, सभी देशों के हैं। मन में एक भयानक त्वेगपूर्ण भारहीन चंचलता है। कुल मिलाकर पल भर यही हालत रही, लेकिन वह पल बहुत ही घनघोर था, भयावह और संदिग्ध। और उसी पल से अभिभूत होकर मैंने उससे पूछा, तो क्या हिरोशिमा वाला क्लॉड ईथरली इस पागलखाने में है? मेरा हाथ फैलकर उंगलियों से उस पीली बिल्डिंग की ओर इशारा कर रहा था, जिसके अहाते की दीवार पर चढ़कर मेरी आंखों ने रोशनदान पार करके उन तेज आंखों को देखा था, जो उसी रोशनदान में से गुजरकर बाहर जाना चाहती है। तो अगर मैं इस जनाने लचकदार शख्स पर यकीन करूं, तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरी देखी हुई आंखें और किसी की नहीं, खास क्लॉड ईथरली की ही थी। लेकिन यह कैसे हो सकता है? उसने मेरी बात ताड़ कर कहा, हाँ, वह क्लॉड ईथरली ही था। मैंने चिढ़कर कहा, तो क्या यह हिंदुस्तान नहीं है? हम अमेरिका में ही रह रहे हैं। उसने मानो मेरी बेवकूफी पर हंसी का ठहाका मारा। कहा, भारत के हर बड़े नगर में एक एक अमेरिका है। तुमने लाल ओठ वाली चमकदार गोरी सुनहली औरतें नहीं देखी? उनके कीमती कपड़े नहीं देखे? शानदार मोटरों में घूमने वाले अति शिक्षित लोग नहीं देखे? नफीस किस्म की वैश्यावृत्ति नहीं देखी? सेमिनार नहीं देखे? एक जमाने में हम लंदन जाते थे और इंग्लैंड रिटर्न कहलाता, और आज वॉशिंगटन जाते हैं। अगर हमारा बस चले और आज हम जितने ही धनी हों और हमारे पास उतने ही एटम बम और हाइड्रोजन बम हो और रॉकेट हो, तो फिर क्या पूछना? अखबार पढ़ते हो कि नहीं? मैंने कहा, हाँ। तो तुमने मैकमिलन की वह तकरीर भी पढ़ी होगी जो उसने को दी थी। उसने क्या कहा था? यह देश हमारे सैनिक गुट में तो नहीं, किंतु संस्कृति और आत्मा से हमारे साथ। क्या मैकमिलन सफेद झूठ कह रहा था? कतई नहीं। वह एक महत्वपूर्ण तथ्य पर प्रकाश डाल रहा था। और अगर यह सच है तो यह भी सही है कि उनकी संस्कृति और आत्मा का संकट हमारी संस्कृति और आत्मा का संकट है। यही कारण है कि आजकल के लेखक और कवि अमेरिका, ब्रिटिश तथा यूरोपीय साहित्य तथा विचारधाराओं में गोते लगाते हैं और वहां से अपनी आत्मा को शिक्षा और संस्कृति प्रदान करते हैं। क्या यह झूठ है? बोलो कि झूठ है। हमारे तथाकथित राष्ट्रीय अखबार और प्रकाशन केंद्र वे अपनी विचारधारा और दृष्टिकोण कहाँ से लेते हैं? यह कहकर वह जोर से हंस पड़ा और हंसी की लहरों में उसका जिस्म लचकने लगा। उसने कहना जारी रखा, क्या हमने इंडोनेशिया या चीनी या अफ्रीकी साहित्य से प्रेरणा ली है या लुमुम्बा के काव्य से? छी छी, वह जानवरों का, चौपाइयों का साहित्य है। और रूस का? अरे यह तो स्वार्थ की बात है। इसका राज और ही है। रूस से हम मदद चाहते हैं, लेकिन
डरते भी नहीं हैं। छोड़ो, तो मतलब यह है कि अगर उनकी संस्कृति हमारी संस्कृति है, उनकी आत्मा हमारी आत्मा है और उनका संकट हमारा संकट है, जैसा कि सिद्ध है कि जरा पढ़ो अखबार, करो बातचीत अंग्रेजीदा फराटेबाज लोगों से, तो हमारे यहाँ भी हिरोशिमा पर बम गिरने वाला विमान चालक क्यों नहीं हो सकता, और हमारे यहाँ भी साम्राज्यवादी युद्धवादी लोग क्यों नहीं हो सकते। मुख्तसर किस्सा यह है कि हिंदुस्तान भी अमेरिका ही है। मुझे पसीना छूटने लगा, फिर भी मन यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कि भारत अमेरिका ही है, और यह कि क्लॉड ईथरली उसी पागलखाने में रहता है, उसी पागलखाने में रहता है। मेरी आंखों में संदेह, अविश्वास, भय और आशंका की मिलीजुली चमक जरूर रही होगी, जिसको देखकर वह बुरी तरह हंस पड़ा और उसने मुझे एक सिगरेट दी। एक पेड़ के नीचे खड़े होकर हम दोनों बात करते हुए नीचे एक पत्थर पर बैठ गए। उसने कहा, देखा नहीं, ब्रिटिश, अमेरिकी या फ्रांसीसी कविता में जो मूड्स, जो मनस्थितियाँ रहती हैं, बस वे ही हमारे यहाँ भी हैं, लाई जाती हैं। सुरुचि और आधुनिक भावबोध का तकाजा है कि उन्हें लाया जाए। क्यों? इसलिए कि वहाँ औद्योगिक सभ्यता है। हमारे यहाँ भी मानो कि कल कारखाने खोले जाने से आदर्श और कर्तव्य बदल जाते हों। मैंने नाराज होकर सिगरेट फेंक दी, उसके सामने हो लिया। शायद उस समय मैं उसे मारना चाहता था, हाथापाई करना चाहता था, लेकिन वह व्यंग भरे चेहरे से हंस पड़ा और उसकी आंखें ज्यादा गमगीन हो गई। उसने कहा, क्लॉड ईथरली एक विमान चालक था। उसके एटम बम से हिरोशिमा नष्ट हुआ। वह अपनी कारगुजारी देखने उस शहर गया। उस भयानक, बदरंग, बदसूरत, कटी लोथों के शहर को देखकर उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गए। उसको पता नहीं था कि उसके पास ऐसा हथियार है और उस हथियार वह यह अंजाम हो। उसके दिल में निरपराध जनों के प्रेतों, शवों, लाशों के कटे पीटे चेहरे तैरने लगे। उसके हृदय में करुणा उमड़ आई। उधर अमेरिकी सरकार ने उसे इनाम दिया। वह वार हीरो हो गया, लेकिन उसकी आत्मा कहती थी कि उसने पाप किया है, जघन्य पाप किया है, उसे दंड मिलना ही चाहिए। नहीं, लेकिन उसका देश तो उसे हीरो मानता था। अब क्या किया जाए? उसने सरकारी नौकरी छोड़ दी, मामूली काम किया, लेकिन फिर भी वह वार हीरो था, महान था। क्लॉड ईथरली महानता नहीं, दंड चाहता था, दंड। उसने वारदातें शुरू की जिससे कि वह गिरफ्तार हो सके और जेल में डाला जा सके, किंतु प्रमाण के अभाव में वह हर बार छोड़ दिया गया। उसने घोषित किया कि वह पापी है, पापी, उसे दंड मिलना चाहिए। उसने निरपराध जनों की हत्या, उसे दंड दो, हे ईश्वर। लेकिन अमेरिकी व्यवस्था उसे पाप नहीं, महान कार्य मानती थी, देशभक्ति मानती। जब उसने ईथरली की ये हरकतें देखी तो उसे पागलखाने में डाल दिया। टेक्सास प्रांत में वाको नाम की एक जगह है, वहाँ उसका दिमाग दुरुस्त करने के लिए उसे डाल दिया गया। वहाँ वह 4 साल तक रहा, लेकिन उसका पागलपन दुरुस्त नहीं हो सका। 4 साल बाद वह वहाँ से छूटा तो उसे रॉयल मैनटूथ नाम का एक गुंडा मिला। उसकी मदद से उसने डाकघरों में धावा मारा। आखिर मैं साथी के वह पकड़ लिया गया। मुकदमा चला, कोई फायदा नहीं। जब यह मालूम हुआ कि वह कौन है और क्या चाहता है, तो उसे तुरंत छोड़ दिया गया। उसने डेल्लास नाम की एक जगह के कैशियर पर सशस्त्र आक्रमण, परिणाम कुछ नहीं निकला, क्योंकि बड़े सैनिक अधिकारियों को यह महसूस हुआ कि ऐसे प्रख्यात युद्धवीर की उचक्का और चोर कहकर उसकी बदनामी न हो, इसलिए उसके उस प्राप की रक्षा करने के लिए उसे फिर से पागलखाने में डाल दिया गया। यह है क्लॉड ईथरली। क्लॉड ईथरली की ईमानदारी पर अविश्वास करने की किसी को शंका ही नहीं रही।
उसकी जीवन कथा की फिल्म बनाने का अधिकार खरीदने के लिए एक कंपनी ने उसे 1 लाख रुपए देने का प्रस्ताव रखा। उसने कतई इनकार कर दिया। उसके इस अस्वीकार से सबके सामने यह जाहिर हो गया कि वह झूठा और फरेबी नहीं है, वह बन नहीं रहा है। कौन नहीं जानता कि क्लॉड ईथरली अणुयुद्ध का विरोध करने वाली आत्मा की आवाज का दूसरा नाम है। हाँ, ईथरली मानसिक रोगी नहीं है, आध्यात्मिक अशांति का, आध्यात्मिक उद्विग्नता का ज्वलंत प्रतीक है। क्या इससे तुम इनकार करते हो? उसके हाथ की सिगरेट कभी की नीचे गिर चुकी थी। वह जनाना आदमी तमतमा उठा था, चेहरे पर बेचैनी की मलिनता छाई थी। वह कहता गया, इस आध्यात्मिक अशांति, इस आध्यात्मिक उद्विग्नता को समझने वाले लोग कितने हैं? उन्हें विचित्र, विलक्षण, विक्षिप्त कहकर पागलखाने में डालने की इच्छा रखने वाले लोग न जाने कितने हैं। इसलिए पुराने जमाने में हमारे बहुतेरे विद्रोही संतों को भी पागल कहा गया। आज भी बहुतों को पागल कहा जाता है। अगर वह बहुत तुच्छ हुए तो सिर्फ उनकी उपेक्षा की जाती, जिससे कि उनकी बात प्रकट न हो और फैल न जाए। हमारे अपने अपने मन, हृदय, मस्तिष्क में ऐसा ही एक पागल खाना है, जहाँ हम उन उच्च, पवित्र और विद्रोही विचारों और भावों को फेंक देते हैं, जिससे कि धीरे धीरे या तो वे खुद बदलकर समझौतावादी पोशाक पहन सभ्य, भद्र हो जाएं, यानी दुरुस्त हो जाएं, या उसी पागलखाने में पड़े रहे। मैं हतप्रभ तो हो ही गया था, साथ ही साथ उसकी इस कहानी पर मुग्ध भी। उस जीवन कथा से अत्यधिक प्रभावित होकर मैंने पूछा, तो क्या यह कहानी सच्ची है? उसने जवाब दिया, भाई वाह, अमेरिकी साहित्य पढ़ते हो कि नहीं? अमेरिकी अखबार भी नहीं, ब्रिटिश भी नहीं, तो क्या पढ़ते हो खाक? अरे भाई, उस पर तो अनेक भाषाओं में कई पुस्तकें मिल गई हैं। तो क्या पत्थर जानकारी रखते हो? विश्वास न हो तो खंडन करो, जाओ टटोलो। और इस बीच मैं इसी पागलखाने की सैर करवा लाता हूँ। मैंने हाथ हिलाकर इनकार करते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं? उसने झिड़क कर कहा, आजकल हमारे अवचेतन में हमारी आत्मा आ गई है। चेतन में स्वहित और अधिचेतन में समाज में सामंजस्य का आदर्श, भले ही वह बुरा समाज क्यों न हो। यही आज के जीवन विवेक का रहस्य है। तुमको वहाँ की सैर करनी होगी। मैं तुम्हें पागल खाने ले चल रहा हूँ, लेकिन पिछले दरवाजे से नहीं, खुले अगले रास्ते में। मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि भारत अमेरिका है। तुम खुद भी कहो, न वह कभी हो सकता है, न वह कभी होगा ही। इस बात को उसने उड़ा दिया। उसे चाहिए था कि वह इस बात का जवाब देता। उसने सिर्फ इतना कहा, मुश्किल यह है कि तुम मेरी बात नहीं समझ। मैंने कहा, कैसे? क्लॉड ईथरली हमारे यहाँ भले ही देह रूप में ना रहे, लेकिन आत्मा की वैसी बेचैनी रखने वाले लोग तो यहाँ रह ही सकते हैं। मैंने अविश्वास प्रकट करके उसके प्रति घृणा भाव व्यक्त करते हुए कहा, यह भी ठीक नहीं मालूम होता। उसने कहा, क्यों नहीं? देश के प्रति ईमानदारी रखने वाले लोगों के मन में व्यापक पापाचारों के प्रति कोई व्यक्तिगत भावना नहीं रहती क्या? समझा नहीं। मतलब यह कि ऐसे बहुतेरे लोग हैं जो पापाचार रूपी, शोषण रूपी डाकुओं को अपनी छाती पर बैठा सकते हैं। वह डाकू न केवल बाहर का व्यक्ति है, वह उनके घर का आदमी भी है। समझने की कोशिश करो। मैंने भौं उलझाकर कहा, तो क्या हुआ? यह कि उस व्यापक अन्याय का अनुभव करने वाले किंतु उसका विरोध न करने वाले लोगों के अंतःकरण में व्यक्तिगत पाप भावना रहती ही है, रहनी चाहिए। ईथरली में और उनमें यह बुनियादी एकता और अभेद है। इससे यह सिद्ध हुआ कि तुम सरीखे, सचेत, जागरूक, संवेदनशील जन क्लॉड ईथरली हो। उसने मेरे दिल में खंजर मार दिया। हाँ, यह सच था, बिल्कुल सच। अवचेतन के अंधेरे तह खाने में पड़ी हुई आत्मा विद्रोह करती है। समस्त आत्मा पापाचारों के लिए अपने आप को जिम्मेदार समझती है। हाय रे, यह मेरा भी तो रोग रहा है। मैंने अपने चेहरे को सख्त बना लिया, गंभीर होकर कहा, लेकिन
ये सब बात तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? इसलिए कि मैं CID हूँ और मैं तुम्हारी स्क्रीनिंग कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे विभाग से संबंध रहो। तुम इनकार क्यों करते हो? कहो कि यह तुम्हारी अंतरात्मा के अनुकूल नहीं है। तो क्या मुझे टटोलने के लिए तुम ये बातें कह रहे थे? और तुम्हारी ये सब बातें बनावटी थी, मेरे दिल का भेद लेने के लिए थी? बदमाश, मैं तो सिर्फ तुम्हारे अनुकूल प्रसंगों की जो हो सकती थी वही बातें तो कर रहा था। इसी के साथ आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम एक नई और कहानी लेंगे। आशा करती हूँ आज की यह कहानी भी आपको पसंद आएगी। इस कहानी को सुनकर आपको समझ में ही आ गया होगा कि कथावाचक ने दो किरदारों को निभाकर इस कहानी को पूरा करने की कोशिश की है। आप इस कहानी को ध्यान से सुने, बार बार सुने और इस कहानी का आनंद लें। अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।